We have Nitin Chandrol with us. He has All India rank 700 और इनकी मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। तो बेसिकली विल डिस्कस कि मैथ्स में प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इनके मतलब क्या कमियां रही जो इन्होंने इस अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया, ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो वेलकम नितिन। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहो। सर, आई एम फ्रॉम मंडला, मध्य प्रदेश। सो अभी मैं घर पे ही हूँ। वेरी पीसफुल टाउन। सो मेरी एजुकेशन यहाँ से ही हुई मेजरली। एंड मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से की। सो आई एम 2016 पास आउट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सो एक्चुअली ऐसा था कि थोड़ा-थोड़ा मेरा मन उस समय भी यूपीएससी का था, लेकिन मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सप्लोर करना था और थोड़ा मुझे फाइनेंस की साइड में इंटरेस्ट भी था। तो उसके बाद मैंने 2016 टू 2018 गोल्डमैन में काम किया। एंड उसके बाद फिर मैंने 2 साल, ढाई साल दुबई में काम किया एक हेज फंड में। एंड उसके बाद फिर मैं 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 700 रैंक आई। और इस बार मैंने फिर से अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए दिया एग्ज़ाम। और रिलेटेड टू सर मैथ्स ऑप्शनल, तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि एक्चुअली मैं 2019 में जब मैं दुबई में काम कर रहा था, तो एक दिन ऐसे सडनली न्यूज़ में मैंने देखा कनिष्क सर का। तो कि कनिष्क कटारिया टॉप्ड द एग्ज़ाम एंड आई न्यू हिम पर्सनली फ्रॉम माय कॉलेज डेज़। सो आई वाज़ सरप्राइज्ड कि ही वाज़ प्रिपेयरिंग, आई डिडंट नो। तो आई थिंक मैंने थोड़ा उनके बारे में पढ़ा, तो मन में ऐसा था कि यदि मैं प्रिपरेशन करूँगा तो मैथ से ही करूँगा, क्योंकि काफ़ी सिमिलर स्टोरी, सिमिलर बैकग्राउंड था। आई फ़ील मतलब कॉलेज लेवल पे 40% टाइप मेरा मैथ्स का सिलेबस हो गया था। मतलब सिमिलर कोर्सेज़। तो आई थिंक दैट वाज़ द रीज़न कि काफ़ी पहले से मेरा मैथ्स का बायस था, तो ये कभी डिसीज़न नहीं था कि मैथ्स वर्सेस एनीथिंग। ऐसा था कि प्रिपरेशन जब भी करूँगा तो मैथ्स से करूँगा। इट वाज़ ओनली क्वेश्चन कि यदि करना है या नहीं। तो एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं 2016-17 के बाद जब भी घर आता था एंड दिवाली में कभी भी पापा से बात होती थी, तो पापा बोलते थे कि अब लेट हो गए हम। एंड मैं भी बोलता था कि हाँ, लेट हो गए। एंड लाइक एक-एक साल करके जाता रहता था कि हाँ, प्रिपरेशन नहीं करनी, नहीं करनी। बट समहाउ आई थिंक 2021 में ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि आई फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर दैट। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने जैसे स्टूडेंट से ये चीज फील हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स के ये इंक्वायरी रहती है कि जैसे कि ऑप्शनल मैथ्स डिसाइड कर लिया, वो पढ़ भी रहे हैं, फिर जी। जब मैथ्स एज सच थोड़ा लेंदी ऑप्शनल तो है, तो फिर लोगों को लगता है कि क्या उनकी मतलब ये चॉइस ठीक है, मतलब इस टाइप के सेल्फ हुँ, डाउट आते हैं लोगों को। तो मतलब उसमें आपका कुछ बोलना हो कि क्या चीजें मतलब अपने को कि ये चीजें तो मस्ट है कि ये है हो तो देन यू गो विद द हुँ, मैथ्स, और मतलब ये करोगे तो उसके बाद मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उस टाइप का कुछ सजेशन हो आपका। ट्रू। तो सर मैथ्स के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेजर प्रोज हैं जो हेल्प करते हैं फॉर समवन विथ मैथ्स ऑप्शनल, सबसे पहला तो एक स्टैटिक है कि सिलेबस फिक्स है तुम्हारा, साल के साथ चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा है कि हाई स्कोरिंग है, मतलब एवरी ईयर काइंड ऑफ 4 से 5 लोग हैं जो 300 के ऊपर स्कोर करते हैं ऑन एवरेज, और 330 के आसपास हाईएस्ट जाता है। एंड जनरली वो थोड़ा एक एज दे देता है मतलब कंपेयर टू अदर ऑप्शनल। तीसरा आई विल से कि श्योरिटी है, मतलब आप पेपर देने के बाद आप बोल सकते हैं कि आपके इस रेंज में नंबर आएँगे। मतलब जो जो सब्जेक्टिविटी है बाकी ऑप्शनल की वो नहीं है। मतलब लोगों को पता होता है जनरली कि यदि मेरा इतना अटेम्प्ट है तो इतने स्केलिंग फैक्टर के साथ ये रेंज पे नंबर आएँगे। अनदर फैक्टर सर कि इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब दिस आई हैव सीन कि आप विद द अटेम्प्ट्स इम्प्रूव करते हो, यदि आप राइट एरियाज़ में फ़ोकस कर रहे हो, जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पे फ़ोकस कर रहे हो, तो विद द अटेम्प्ट्स आपकी इम्प्रूवमेंट आती है इसमें। एंड सोर्सेज अच्छे हैं, टेस्ट सीरीज हैं, तो आई थिंक दिस इज अ प्रो फॉर मैथ्स ऑप्शनल। कॉन्स में आई थिंक जैसा आपने बताया कि बल्कि है, तो आई थिंक फर्स्ट इटरेशन में टाइम लगता है, मतलब एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स लग जाते हैं, आप जब डेडिकेटली मतलब 6 6 घंटे भी दे रहे हो मैथ्स को। और वो डिपेंड भी करता है कि आपका कितना बैकग्राउंड है, कितनी चीजें आपने पहले से अपने ग्रेजुएशन या कोई भी और सब्जेक्ट्स में पढ़ी हुई है। दूसरा सर आई थिंक पेपर वन जैसे कैलकुलेशन हैवी होता है काफ़ी, तो
उसमें यदि आपने कितना भी पढ़ा है लेकिन आप एग्जाम डे में यदि कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गए तो फिर वो बहुत पेनल्टी लगती है, मतलब पार्शियल मार्किंग ज़्यादा होती नहीं है पेपर वन में। पेपर टू भी कंसेप्चुअली हैवी है, मतलब मॉडर्न रियल जैसे। तो आई थिंक टफनेस है, लेकिन इफ समवन जिसका थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, उसको मजा आएगा। तो आई थिंक मेरे लिए फर्स्ट कंडीशन तो है कि मैथ्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है। और दूसरा आई विल से कि बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। आई थिंक कि मान लो यदि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या कहीं से भी आपने थोड़ा मैथ्स का सिलेबस किया हुआ हो। एंड तीसरा क्राइटेरिया आई विल से सर कि आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो और एक सिलेबस देख लो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाले टर्म से रिलेटेड चीजें की हुई है, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है तो लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ये सब इंजीनियरिंग कोर्सेज में अच्छे से कवर किया जाता है और काफी कुछ सिमिलर लेवल का ही सिलेबस है। तो आई थिंक वो 30 to 40% थोड़ा हेल्प करता है कि एटलीस्ट यू आर हैप्पी विद दैट, और फिर तुम बाकी रेस्ट वाले में फोकस कर सकते हो। तो आई विल से सर कि इंटरेस्ट आई थिंक और थोड़ा बैकग्राउंड, दीज टू आर नेसेसरी इफ समवन इज गोइंग फॉर मैथ्स। ठीक है। अच्छा, आपकी टाइमलाइन क्या थी? जैसे मतलब आपने फर्स्ट इटरेशन मतलब कितने टाइम में हुआ? और लाइक ये प्रोसेस रहता है जनरली कि हम जो भी नोट्स या रेफरेंस बुक हम रेफर करते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ऐसा कुछ किया था आपने? किया था जी। तो मतलब किस टाइप से बनाए थे आपने? तो सर मेरी प्रिपरेशन 2021 जून से स्टार्ट हुई थी। एंड मेरा ऐसा था कि आई थिंक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बिफोर प्रीलिम्स आई कैन से मैंने 6 से 7 महीने तो मैथ्स को ही दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा डिवीजन था मेरा कि जो स्टार्टिंग के मैंने 3 साढ़े 3 महीने सिर्फ मेजरली मैथ्स ही की। तो काइंड ऑफ उसमें मैंने 50 to 60% सिलेबस कर लिया था। एंड उस टाइम में मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था, आई थिंक 10-20% ऑफ द डे, और बाकी टाइम पे मैथ्स ही करता था। फिर उसके बाद मैंने फिर अपने अपना जीएस उठाया एंड फिर से एक बार नवंबर दिसंबर में फिर मैथ्स पिक की। तो समहाउ मतलब मेरा एक इटरेशन 6 से 7 महीने में बिफोर प्रीलिम्स हो गया था। एंड उसमें मैंने सिर्फ फ्लूइड का जो सेकंड हैवी पार्ट था वो बस छोड़ा था, उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो आई थिंक जो वोर्टेक्स और नेवियर स्टोक है वो वाला पार्ट बस छोड़ा था। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड। फिर सर आई थिंक नोट्स का ऐसा था कि मैं पहले अपने खुद के नोट्स बना रहा था, लेकिन मैंने कनिष्क सर के नोट्स देखे तो मुझे वो काफ़ी यूज़फुल लगे और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उन वैसी कॉपी हो रही है। तो मैंने फिर कनिष्क सर के नोट्स में अपने और एक्स्ट्रा पेज अपेंड किए, और जो भी चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती थी जो सर के नोट्स में नहीं है वो मैं लिख देता था। तो मैंने फिर कनिष्क सर के नोट्स को ही अपना मेजर रिवीजन का सोर्स बनाया। और तो फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर जब प्रीलिम्स रिवाइज करना था तो मैंने फिर वही कनिष्क सर के नोट्स और पीवाईक्यूज उसी पे फोकस था। एंड फिर थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज, बट उस समय में मैं कम ही टेस्ट सीरीज दे पा रहा था क्योंकि जीएस का भी काफी लोड था, तो उतना मैथ्स को टाइम नहीं दे पा रहा था प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। ठीक है, जो एंड सर ये अच्छा, हाँ, बताइए। हाँ सर, फिर एक्चुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा रिजल्ट आया तो इट वाज अ लो स्कोर इन मैथ्स। एंड आई थिंक मेरा मुझे ऐसा लगता था विद पार्शियल मेरे करेक्ट अटेम्प्ट अराउंड 370-380 है, लेकिन मेरा स्कोर आया अराउंड 227। तो दैट वाज अ प्रूफ कि पार्शियल तो नहीं मिलते हैं ज्यादा, स्पेशली इन पेपर वन। एंड और मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मतलब ऑफ होल 1 ईयर प्रिपरेशन 60% 65% टाइम मैथ्स को दिया बट स्टिल स्कोर नहीं आया। तो मैं काफी इवैल्यूएशन मोड में चला गया कि क्या इश्यूज हुए क्या। तो मुझे एक जो सबसे कोर चीज समझ में आई 2-3, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम साल भर बहुत मैथ्स करते हैं लेकिन क्लोज टू एग्जाम वाली मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस फ्रॉम जेई, क्योंकि जेई के टाइम पे ऐसा होता था सर कि एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, तो आप 5-6 दिन मैथ्स नहीं भी किए हो तो आप डी डे पे उस दिन कर लोगे। लेकिन यहाँ पे वो वाली मैथ्स नहीं है, ट्रिक वाली मैथ्स नहीं है, बट इट्स जस्ट कि बहुत सारे फॉर्मुलेज मेथड्स हैं, आपको पता होना चाहिए, लेंदी पेपर है। तो अभी आप यदि रिदम में नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने करीबन 20-25 दिन पहले ही मैथ्स छोड़ दी थी। तो आई थिंक वो मुझे हिट किया। तो लेकिन फिर मैं जब आगे रिवाइज करता तो फिर मैं कनिष्क सर के नोट से ही रिवाइज करता था, एंड वो मुझे हेल्प करते थे। तो सर मैं रिवैल्यूएशन में मुझे एक चीज तो समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लोज टू एग्जाम भी तुम्हें ऐसी चीजें रखनी है कि आप फटाफट रिवाइज कर पाओ। तो मैंने फिर थोड़ा स्टिकी नोट्स अपने बनाना चालू किए कि मैं फास्ट रिवाइज कर पाऊँ, या फिर एक बुक बनाई जिसमें मैं थोड़े अपने टफ क्वेश्चंस लिखता था। एक्यूरेसी पे फोकस किया, तो मैंने फिर कैलकुलेटर का यूज अच्छे से सीखा कि कैलकुलेटर से कैसे कहाँ कहाँ आंसर कंफर्म कर सकते हैं।
और जैसे अब हम मैंने एनालिसिस भी किया था सर इस साल के पेपर का, तो आई थिंक इस साल के पेपर में भी इफ यू कंसीडर ऑन पेपर वन आउट ऑफ 400 मार्क्स, तो अराउंड आप यू कैन से लाइक कि 280 टाइप्स का आप कंफर्म कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ 400। सो आई एम कवरिंग प्रूफ एज वेल एज जिसको तुम कंफर्म कर सकते हो, एंड सिमिलरली अराउंड 290 300 इन पेपर टू एज वेल। तो एक्चुअली यदि आप आंसर कंफर्मेशन की अच्छी हैबिट डाल लो तो एक्यूरेसी में बम्प आता है। उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि किसी भी चीज का आंसर कंफर्म करने में पर क्वेश्चन 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो पेपर और लेंदी पेपर्स में और इशू होता है। लेकिन दिस थिंग हेल्प मी अलॉट, तो मैंने एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस किया। और जो थोड़े मेरे वीक एरियाज थे, जैसे फ्लूइड बाकी था मेरा ढंग से नहीं हुआ था, मैकेनिक्स के या फिर फिजिक्स के पोर्शन हो गए या मॉडर्न हो गया, तो उनको फिर मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया कि ये जो अक्टूबर टू फेब वाला टाइम है, इसमें प्रीलिम्स का उतना प्रेशर नहीं होता, तो आप कामली थोड़ा मैथ्स कर सकते हो। तो मैंने वो किया सर। अच्छा, इसमें एक जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है जनरली कि किस फेज में मतलब जीएस और मैथ्स का रेशियो किस टाइप था आपका? कि लेट्स से कि जो भी जैसे अक्टूबर वाली फेज में क्या था, प्रीलिम्स के आसपास क्या था एंड सो ऑन। तो सर आई थिंक इसमें एक चीज जो होती है विच इज पर्सन टू पर्सन, कि कुछ लोग मिक्स करते हैं कि आधा दिन मैथ्स कर लो आधा दिन जीएस कर लो। बट जैसे मैं पर्सनली एक्चुअली मुझे रिदम पसंद आती है, तो मैं फिर कंटिन्यूअस करता हूँ। इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि यदि जीएस छोड़ दिया तो फिर जीएस में थोड़ा लगेगा कि यार ब्रेक हो गया है। बट ऑन एवरेज मैं बोलूंगा सर, आई थिंक वही सिक्स मैंने प्रीलिम्स तक आई थिंक यू कैन से फरवरी तक 60% मैथ्स को दिया होगा, 40% जीएस को। फिर आई थिंक फरवरी के बाद, क्योंकि मेरा पहला प्रीलिम्स था, तो फिर मैंने प्रीलिम्स का लोड बढ़ा दिया था, तो फिर आई थिंक मैथ्स 20-30% ही हो गई होगी, और आई थिंक एक आध महीने पहले तो जीरो ही हो गई होगी। तो दैट वाज द सीन बिफोर प्रीलिम्स। आफ्टर प्रीलिम्स सर अगेन जब पिक किया तो फिर मैथ से पिक किया। तो उसमें एक्चुअली गलती हो गई। सो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आई विल हाईली सजेस्ट कि दोनों को मिक्स रखो, मतलब 50-50 टाइप्स रखने की कोशिश करो। क्योंकि यदि ऐसा कर दिया आपने कि पहले स्टार्टिंग में हैवी मैथ्स 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 कर ली और फिर यदि मैथ्स को ब्रेक दे दिया फॉर जीएस, तो उससे रिदम ब्रेक हो जाती है। तो आई विल से कि आई थिंक कोशिश करें कि जैसे इस साल तो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 85 डेज ही हैं इफेक्टिवली। तो आई विल से कि 60 डेज में कोशिश करें कि अपना एक रिवीजन राउंड पूरा अच्छे से हो जाए, ताकि फिर हम फुल लेंथ टेस्ट दे पाएं। और उसमें करते समय जीएस भी करते रहो, मतलब ऐसा नहीं है कि जीएस को ब्रेक देना है। तो आई थिंक हाफ डे मैथ्स हाफ डे जीएस टाइप कर सकते हैं बिफोर बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में एक जो मेजर इश्यू रहता है कि वो ये है कि पार्शियल मार्किंग बहुत कम है। तो जो एरर्स वाला पार्ट है, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? उस पे अगर आप कुछ कमेंट करो। हाँ सर, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे एरर से ही काफी लॉस हुआ था, तो मैंने शुभांशु से भी बात की थी। तो आई थिंक एक दो चीजें जो डिस्कशन से हमारी आई थी कि एरर्स जनरली वहां होती हैं जहां पे हम थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कि व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर, कि यार अब तो हो ही गया, बट लास्ट में एक आध मिस्टेक कर दी, या फिर कोई इंटीग्रल कर रहे हैं कि ये तो आता है, या फिर लीनियर अलजेब्रा है कि यार ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो आई थिंक एक तो वो था कि रिलैक्स्ड एटीट्यूड नहीं रखना, इवन आसान क्वेश्चन भी है, यू नीड टू गेट टिल द लास्ट। दूसरा था सर कि मैंने कैलकुलेटर का यूज एक्सटेंसिवली करना चालू किया। जैसे मैट्रिक्स हो गया, तो आप मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, या मैट्रिक्स में इवन आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो उसके लिए भी डिटर्मिनेंट से कंफर्म करना है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो। तो मैंने, या फिर अपने डायगोनलाइजेशन जब यूज करते हैं तो पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, तो पी निकाल के तुम ये कैलकुलेट करके देख लो कि तुम्हारा डी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया कि मुझे आंसर कंफर्म करने ही करने हैं अपने, भले ही मेरा टाइम थोड़ा लग रहा है। या फिर कैलकुलस में लिमिट निकालनी है तो लिमिट भी मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता था। इंटीग्रल निकालने हैं, प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी मैंने हैक्स निकाल लिए थे कि मान लो 0 to ∞ है तो 0 को 0.001 रख दो, इन्फिनिटी में कोई बड़ा नंबर रख दो लाइक 100,000, तो वो भी क्लोज बाय वैल्यू दे देता है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों में आंसर कंफर्म करूं। जैसे थ्री डी में तुम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन जो आंसर है उसमें तुम वैल्यूज डाल के कंफर्म कर सकते हो कि वो बोल रहा है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है, तो चेक कर लो कि वो पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हो गया 3D का। जैसे फिर सर वेक्टर हो गया, तो वेक्टर में हमें पता होती है कि ग्रीन गॉस और स्टोक्स थ्योरम में दो तरीके होते हैं आंसर निकालने के, तो यदि एक पूछा है तो दूसरे से भी सॉल्व करके कंफर्म कर लो। या फिर ओडीई के क्वेश्चन है, ओडीई में यदि कोई कंडीशन दी है तो ओडीई में डाल के देख लो कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं।
तो आई थिंक ऐसे करके मैंने मोस्टली ऐसे मेथड्स बना लिए थे कि अक्रॉस द पेपर मुझे कंफर्म करने ही करने हैं। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हो और फिर श्योर कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स में कंटूर इंटीग्रेशन आया, उसको भी कैलकुलेटर से निकाल लो कि आंसर ये आना चाहिए। एलपीपी में भी आई फाउंड सम वेज कि जिससे आंसर कंफर्म कर सकते हो। तो जनरली सर मैंने आई थिंक इट वाज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं हुआ कि एक दो दिन में ही, धीरे 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 और चीजें पता चली लोगों से डिस्कस करके। आई थिंक जैसे पौरुष सूद सर के वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर कैलकुलेटर, आई थिंक वो काफी हेल्पफुल हैं, तो वो रेफर कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि सर आई थिंक यदि तुम 250 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो जनरली 180 टू 190 का तो तुम श्योर हो सकते हो कि यार मेरे आंसर श्योर है। आई थिंक इस रेंज में होता है, मैंने कल भी कैलकुलेट किया तो आई थिंक वो उसी रेंज में आया नंबर पेपर वन के लिए, 180 टू 190। बट इसमें सर कॉस्ट ये है ना कि टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि मेरा पेपर 3 घंटे में ही होता है और आप कह रहे थे कि बहुत लोगों का 2.5 घंटे में हो जाता है, लेकिन मेरा ये बिकॉज आई एम कंफर्मिंग आंसर, तो हर क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट में एक्स्ट्रा देता था, और वो एक्स्ट्रा टाइम धीरे धीरे ऐड होके 3 घंटा हो जाता था। ठीक है। तो अच्छा, इसमें जैसे जनरली पेपर 1 में आई थिंक टाइम का इश्यू नहीं होता होगा, बट पेपर 2 में तो जनरली ऐसा रहता है कि एट द एंड तक पेपर होता है। तो मतलब ऐसा हुआ आपके साथ कि रीवेरिफिकेशन में ऐसा लगा कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए टाइप? सर पेपर टू में मतलब मेरा जो ये जो जिसमें मेरा 292 स्कोर आया, उसमें हाँ। ऐसा हुआ था कि लास्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास सिर्फ 25 मिनट्स ही बचे थे। तो अच्छा। बट समहाउ मेरा हो गया था। तो आई थिंक क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक पेपर कंप्लीट करने के लिए। कि हो सकता है कि आप जैसे इसी साल मेरे आई वाज फेसिंग अ डायलेमा कि लास्ट में मुझे एक क्वेश्चन करना था और क्वेश्चन पेपर टू में क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 था, और बनने को मुझसे दोनों बन रहे थे। बट मैंने देखा कि क्वेश्चन 3 में सारे पार्ट्स लेंदी हैं एंड टाइम लगेगा, प्लस एरर के भी चांसेस थे कि आप ड्यूअल मतलब बेसिकली एलपीपी सॉल्व करते समय कुछ एरर हो सकता है या फिर रेसिड्यू निकालने में कुछ एरर हो सकता है। तो उस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, 3 नहीं करूंगा। तो आई थिंक सर वही कि क्वेश्चन सिलेक्शन पे काफी डिपेंड करता है कि कौन से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। और आई थिंक जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है वो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि वही पहले कंपलसरी क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन 1 5, फिर एक दोनों सेक्शन से जो सबसे आसान डुएबल लग रहा है वो कर लो, और फिर जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको बेस्ड ऑन टाइम ईज कर लो। तो आई थिंक दिस हेल्प्स, क्योंकि इसमें आप थोड़ी मतलब आसान क्वेश्चनों से टफ क्वेश्चनों की तरफ जाते हो, तो मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता रहता है कि आपका अटेम्प्ट अच्छा होते जा रहा है। क्योंकि मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें ये दिक्कत आई थी कि मैं सीक्वेंसली अटेम्प्ट करता था। तो सीक्वेंसली में प्रॉब्लम क्या है कि तुम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 कुड बी हार्डेस्ट, और पीछे कोई क्वेश्चन नंबर 8 हो वो उसका बहुत आसान था, लेकिन तुमने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया और टाइम में इशू हो गया वो। ठीक है। तो अच्छा, इसमें इनिशियली आप जब मतलब ये आप शुरू में डिसाइड करते थे कि मेरे को ये करने हैं, तो या मतलब कैसे डिसाइड करते थे, तो कितना टाइम लेते थे आप इसमें जैसे रफली तो जो भी सर अपन जो नोट? स्टार्टिंग में हाँ, सो स्टार्टिंग में सर जो 5 मिनट पढ़ने के लिए होता था, मैं हाँ। उसमें एक्चुअली ये डिसाइड कर लेता था काइंड ऑफ कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं उसमें 10 मार्कर्स नहीं पढ़ता था उस टाइम पे, क्योंकि 10 मार्कर्स तो करने ही करने हैं। तो मेरे जो राइट। सारे नॉन कंपल्सरी क्वेश्चंस थे वो करता था, और उसको मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करता था कि मतलब ये किया हुआ क्वेश्चन है, प्रूफ बेस्ड है, या जिसमें मैं आंसर कंफर्म कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर कोई नया क्वेश्चन है या ट्रिकी क्वेश्चन है। इस हिसाब से मैं क्लासिफाई करके देखता था, और फिर देखता था कि यार जो पर सेक्शन 3 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा बन रहा है क्या जिसमें मेरे से सारे सेक्शंस हो जाएंगे, और प्लस एरर के भी चांसेस नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हैवी कैलकुलेशन हो तो तुम्हारे आंसर गलत आ जाएं। तो उस बेसिस पे मैं ये शुरू के 5 मिनट में ही डिसाइड कर लेता था कि मतलब मैं जो कंपलसरी के बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने वाला था वो तो डिसाइड कर लेता था, पांचवा फिर भी लास्ट के लिए छोड़ देता था कि मैं लास्ट में डिसाइड करूंगा बेस्ड ऑन कितना टाइम बचता है। ठीक है। अच्छा, और जो पीवाईक्यूज है उनकी मतलब इम्पोर्टेंस, और आपने मतलब जैसे कि मैथ्स में एक एडवांटेज ये भी है कि वे आईएफएस जो है एग्जाम, उसके भी पीवाईक्यू सिमिलर से ही हैं। तो क्या जी आपने दोनों टाइप के किए थे, दोनों के पीवाईक्यू? और अगर किए थे तो किस ईयर तक आप सजेस्ट करोगे लोगों की यहाँ तक करना चाहिए? सर, हाँ, पीवाईक्यूज का तो काफी रोल है। तो जैसे मैंने आई थिंक सीएससी के तो 2012-13 तक के तो सारे पीवाईक्यूज किए हुए हैं एक बार, ठीक है, और उसके पुराने भी मैं देख लेता था कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है जो तक मैंने नहीं किया है तो उनको भी मैं कर लेता था, लेकिन आई विल नॉट से कि उनको सारे किए हैं, मतलब सेलेक्टिवली किए हैं 2013 से पहले।
फॉरेस्ट के मैंने ज्यादा नहीं किए थे, लेकिन मैंने 22 और 23 के अटेम्प्ट में देखा कि फॉरेस्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जैसे इस साल आई विल से कि पेपर वन में करीबन 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए जो लास्ट ईयर फॉरेस्ट के हैं, अराउंड 3 और 4 क्वेश्चन डायरेक्टली ही हैं, सेम क्वेश्चन पूछ लिए हैं उन्होंने। तो आई जस्ट थिंक लास्ट। फॉरेस्ट का तो हाँ सर, एग्जैक्टली कल मैं एनालिसिस कर रहा था तो 3 4 क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिया उन्होंने। टेलर सीरीज वाला क्वेश्चन था, एक ओडीई वाला क्वेश्चन था, डायरेक्टली पूछ लिया उन्होंने। ये अपना एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था कि इन्वर्सिबल है कि नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन भी था जो एग्जैक्ट सेम नहीं था, लेकिन उसमें फंक्शन सेम ही था, मतलब जो सिमिलर। फोर्स फंक्शन होता, हाँ वो भी सेम था। तो ऐसे 3 4 क्वेश्चन तो सारे सर फॉरेस्ट से कर लिए। तो हाँ मतलब माय रिकमेंडेशन विल बी कि मैं अब फॉरेस्ट के भी सारे क्वेश्चंस करूंगा। तो आई विल से कि 2013-14 तक कर लो, और उसके पहले के सेलेक्टिवली कर सकते हैं। जैसे सर क्योंकि पेपर टू में मैंने इस साल देखा सर कि 2010 से पुराने पीवाईक्यूज आए हैं एक्चुअली। हाँ, तो जो टफ टॉपिक्स थे उनमें पुराने पीवाईक्यूज आए हैं, मतलब जैसे एक जो ऑयलर का क्वेश्चन था वो 2012-13 का कुछ आईएफएस का पीवाईक्यू था जिसमें प्रेशर निकालना था। या फिर एक जो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आया था वो 97 का क्वेश्चन है। तो आई विल से कि सर मतलब जो थोड़े टफ टॉपिक्स हैं, जैसे मुझे लगते हैं कि फ्लूइड हो गया, मैकेनिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया, या फिर फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए, इन सब में वी कैन गो इवन बियॉन्ड 2010 यदि हमारे पास बैंडविथ है तो। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स का पुराना पुराना ही दिया इस बार उसने, मतलब दो हाँ क्वेश्चन वही तो सर, अ, एग्जैक्टली सर, 1997 का पीवाई की पूछा है वो एक। वो मेरे को ऐसे याद, मतलब इससे पहले वाले टेस्ट में मैं उस टाइप, तो अभी लोग बोलते थे मैथमेटिक्स टेस्ट वो टफ है, तो इस बार थोड़ा मैंने रिलैक्स किया था। तो वो दोनों नहीं फिर क्वेश्चन आप टफ ही करनी पड़ेगी आपको, गिवन लास्ट ईयर का पेपर टू था। हाँ हाँ मतलब सर मतलब पेपर टू में हाँ आई फील कि बाउंसर क्वेश्चंस थे, मतलब कि जैसे फूरियर एनालिसिस का भी एक बेस था, हाँ, एक वो तो बिल्कुल पीडी नया था। बाय, हाँ कोरियर और एक बिल्कुल। एक हाँ एक पीडी बाय 2 कर्व था, जनरली पीडी बाय 1 कर्व करते हैं। एक जो क्वेश्चन था उसमें 2 हाँ कर्व्स हाँ दे हाँ, दिए थे, तो वो भी राइट थोड़ा राइट। लोगों को नॉर्मल नहीं लगा। एक कैनोनिकल फॉर्म वाला था जो ऑलरेडी कैनोनिकल था, तो हाँ वो क्या स्टैंडर्ड मेथड से नहीं होता है। हाँ तो आई थिंक हर क्वेश्चन में एक एक ऐसे बाउंसर था, लेकिन यदि आपका सिलेक्शन सही है तो स्टिल यू कैन अटेम्प्ट प्रिटी वेल इन पेपर टू। तो आई थिंक जिसने भी लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 4 7 8 इनमें से 7 टाइप सेलेक्ट किया, तो फिर भी वो बाउंसर्स को अवॉइड कर सकते थे। अच्छा, आपने मतलब जो तैयारी की उस मतलब उस टाइम, मतलब आप जैसे वर्किंग थे तब शुरू किया, मतलब आपकी वो वाली फेज क्या थी? अगर वर्किंग के टाइम किया तो उस आप क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल साथ में करना चाहे तैयारी, तो उसके लिए? सर मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि मैंने फुल टाइम ही प्रेप की। बट आई थिंक वर्किंग के साथ वाले में मैं बोलूंगा सर, स्पेशली विथ मैथ्स ऑप्शनल, तो आई थिंक जो फर्स्ट इटरेशन है ना, उस समय आपको काफी टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट उस समय आपको 5 घंटे मैथ्स के लिए निकालने पड़ेंगे डेली। तो आई विल से, लेकिन एक बार आपका यदि फर्स्ट इटरेशन हो गया ना तो फिर यू कैन, मतलब फिर कम टाइम लगता है। फिर आप मतलब थोड़ा स्मार्टली यदि क्वेश्चन करो, अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दो। तो आई विल से सर कि यदि फर्स्ट इटरेशन है किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल का, तो आई थिंक दे नीड टू गिव एटलीस्ट 5 आवर्स डेली फॉर मैथ्स टू कंप्लीट देयर सिलेबस फर्स्ट। एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं। जैसे वैशाली मैम थी सर, आई थिंक वैशाली मैम वर्किंग हाँ प्रोफेशनल थी, उन्होंने मैथ्स ऑप्शनल्स निकाला, तो आई थिंक समवन कैन रिफर हर स्ट्रैटेजी विथ मैथ्स ऑप्शनल। राइट। अच्छा, और भी कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहो कि जो आपको लगा कि जैसे आपके पहले वाले अटेम्प्ट से और जो जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट था उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो आपको मतलब जी कुछ, जैसे आपने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था तो वो भी आप कर सकते हो, या मतलब वो अपन ग्रुप में भी शेयर कर देंगे जो भी आप तैयार किया है। बाकी आप कुछ उस टाइप से अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहो? जी सर, मैं उसी के पॉइंट्स बता देता हूँ, तो जो मेरी मेजर लर्निंग्स थी, हाँ आई थिंक पहली लर्निंग थी तो कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर का एक्सटेंसिवली यूज चालू कर दो। दूसरी लर्निंग थी सर कि अ, अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं रेदर देन कि मुझे बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, मतलब क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल में क्या होता है ना, बहुत बार इवन आई डिड दिस मिस्टेक कि हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि 320 स्कोर करना है, 330 स्कोर करना है, लेकिन वो हाई एक्सपेक्टेशन से प्रेशर बिल्ड होता है और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स और होती हैं। तो आई थिंक फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी पे, कि इवन लेट्स से मुझसे एक या दो टफ क्वेश्चन छूट गए, मतलब इवन इफ लेट्स से मैं 220 225 का भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ और उसमें भी मैं यदि 200 210 सही कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड सिनेरियो।
तो मेरा हमेशा ये रहता था कि यदि लेट्स से कोई टफ क्वेश्चन है, थोड़ा देर ट्राई करूँगा मैं, और यदि नहीं हो रहा तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दूँगा, कि यदि टाइम बचा तो आई विल डू दैट। तो आई थिंक दैट हेल्प्स। फिर सर तीसरा आई थिंक मेरा सजेशन है कि लोग प्रैक्टिस बहुत करते हैं। इवन आई डिड लॉट ऑफ मैथ्स, एंड मतलब मैं कभी-कभी सोचता हूँ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी मैथ्स की, लेकिन कितना फ्रूटफुल था। तो आई थिंक हम जैसे मैथ्स करते हैं ना, उसमें थोड़ा इश्यू है मुझे लगता है, कि हम एक टॉपिक उठाए और 1-2 दिन उसी के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। तो उसमें होता क्या है कि फॉर दैट शॉर्ट पीरियड हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो रेडी हो गए, मतलब उसकी सारी ट्रिक्स और जो भी फॉर्मूलेज़ हैं सब बिल्कुल माइंड में आ गया। लेकिन वो रियल सिमुलेशन जैसा नहीं होता है, क्योंकि रियल सिमुलेशन में ऐसा होता है कि आप 8-10 दिन पूरा जीएस के लिए ब्रेक ले चुके हो, फिर तुमको सिर्फ 5 दिन ही मिलते हैं रिवाइज़ करने के लिए, मैथ्स की उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा सर कि ये जो रिसेंसी बायस होता है, इसको ब्रेक करना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि एक टॉपिक करो, उसको बार-बार करो, लेकिन ब्रेक्स ले लेके करो, कि लेट्स से आज मैंने किया, उसके बाद मैं 3 दिन का ब्रेक लेता हूँ, फिर टेस्ट देता हूँ। तो उससे मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे कितना याद है। फिर मैं 15 दिन बाद फिर उसके क्वेश्चन उठाता हूँ, फिर 10 क्वेश्चन करता हूँ। और जो क्वेश्चन भी करने हैं, वो हम प्रैक्टिस मोड टाइप ना करें, उसको सिमुलेशन जैसे करें, कि लेट्स से 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आधे घंटे का टाइमर लगा लिया कि आधे घंटे में मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इससे वो हैबिट बनती है कि टफ क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मार्क्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, तो पहला क्वेश्चन टफ था तो छोड़ दिया, बाकी 4 हो गए तो भी इट्स अ गुड अटेम्प्ट। तो आई थिंक ये एटीट्यूड ने थोड़ा हेल्प किया मुझे टू मैक्सिमाइज़ माय मार्क्स, एंड कि मैं सिमुलेशन मोड में ही करा, और फिर उससे जो एग्ज़ाम डे में फ़ियर भी नहीं लगता है, मतलब यू आर रेडी। जैसे आई थिंक जो 292 वाला अटेम्प्ट था, उसमें मेरे लास्ट क्वेश्चन के लिए दोनों पेपर में सिर्फ 25 मिनट ही बचे थे। बट क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में अपने सिमुलेशन में भी रह चुका था, तो आई वाज़ काम कि नहीं, मतलब लास्ट क्वेश्चन में 3 में से यदि मैं 2 भी अच्छे से कर पाया तो इट्स फाइन, और समहाउ मतलब तीनों ही हो गए काइंड ऑफ। लेकिन वो विथ द प्रैक्टिस, और यदि सिमुलेशन अच्छे से करो तो वो हेल्प करता है सर। और कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप शायद? नहीं? ठीक। अ, और सर आई थिंक डाउट सॉल्विंग में भी बहुत टाइम लगता है, बट आई गेस अभी जैसे मैथोक्रेट की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है हमारी, और मैं आपसे भी पूछ लेता था, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट। टेस्ट सीरीज़ वाइज़ सर आई थिंक मैंने जैसे इस अटेम्प्ट में और लास्ट अटेम्प्ट में ही मैथोक्रेट की टेस्ट सीरीज़ यूज़ की, तो उससे भी हेल्प हुई मुझे। आई थिंक मैथोक्रेट में मैंने ये एक चीज़ देखी कि आप नए क्वेश्चन्स और पीवाईक्यू थीम का काफ़ी अच्छा मिक्स रहता था। तो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को लगता था, और मुझे भी कभी-कभी लगता था कि थोड़ा टफ है, लेकिन एट लीस्ट यू गेट रेडी फॉर द न्यू क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम्स में आ भी रहे हैं अभी इस बार। और पेपर लेंदी होते थे, तो पेपर एक्चुअल भी में भी लेंदी हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिमुलेशन। तो वो टेस्ट सीरीज़ मुझे हेल्प किया सर, मैथोग्रेड का, दोनों टाइम। कम्युनिटी ने काफ़ी हेल्प किया। आई विल से सर क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ से ही आता है। आई थिंक आप यदि टेस्ट सीरीज़ में सिमुलेशन जितना देंगे, उसमें हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। जैसे मैंने अपने लिए एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे फिज़िक्स का कोई नया क्वेश्चन आता था, तो मैं एग्ज़ाम में यदि वो प्रूफ़ है तो फिर भी चांसेस है कि हो जाएगा, यदि वो प्रूफ़ नहीं है, राइट। तो जनरली वो नहीं होता था, और वो टाइम भी बहुत लेता था, क्योंकि पता नहीं चलता था कि वो डायग्राम कैसा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट रखा कैसा है, किसके ऊपर रखा है, बहुत लैंग्वेजेज़ उतनी क्लियर नहीं रहती टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में। तो वो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि फिज़िक्स वाले क्वेश्चन यदि नया है और प्रूफ नहीं है, तो मे बी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक सिमुलेशन का काफ़ी रोल था सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर एफर्ट्स इन टेस्ट सीरीज़ एज़ वेल। ठीक है। थैंक यू नितिन, तो आपने टाइम दिया इसके लिए। आई थिंक हेल्प होगी लोगों को जो आपने चीज़ें कवर की। जी सर, तो थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।